ये जो हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जिस तरह 3.12 लिखी हुई है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको खोल के ट्राई भी कर सकते हैं, इसमें कोई कोई ऐसी बात नहीं है। ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होंगे 1 into 4 के, यानी कि इस तरह के कि आप ये पहला अगर इसको एक्स नॉट कह रहा है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। देखिए ये हमारे पास प्राइम हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम इस तरफ की बात करें तो ये सारे प्राइम्स हैं, इक्वल्स टू ये पूरा मैट्रिक्स लैम्डा का आ जाएगा। ये यहाँ पे ये जो लैम्डा लिखा होगा, और इसी तरह का एक कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, एक्स नॉट, x1 प्राइम, सॉरी x1, x2 एंड x3। इसको आप मल्टीप्लाई करें, आप देखिएगा कि आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती हैं, राइट। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन के जिसमें कि स्पेस टाइम इन्वॉल्व हों, हम उन्हें स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, हमने पिछली क्लासेस में हमने देखा कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, या एक स्क्वायर है, उनके ऊपर हम कुछ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं, राइट। और वो करके हम जो भी हम एक मेंटली तौर पर जो ट्राइंगल या स्क्वायर को जो हम रोटेट कर रहे थे, वो हम मैट्रिसेस के ज़रिए से भी कर सकते हैं। अब उसमें चूंकि टाइम इन्वॉल्व नहीं है, राइट, तो वो सिर्फ स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें जस्ट स्पेस इन्वॉल्व है। लेकिन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जांपल है स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम इन्वॉल्व हैं। लेकिन जैसे कि हमारे पास SU2 ट्रांसफॉर्मेशन हैं, या SU3 ट्रांसफॉर्मेशन हैं, वो उनका ताल्लुक बेसिकली इंटरनल सिमेट्रीज से है, राइट। तो वहाँ पर मतलब जैसे स्पिन है, स्पिन एक एक क्या कहना चाहिए, जो जो हमारे पास स्पिन है, वो एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, राइट। वो कोई आपको पता है कि टाइम के अंदर नहीं हो रही है कि वो 1 सेकंड में वो इतनी दफ़ा घूम रहा है, बस उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को हमने थोड़ा सा, या इसको भी एक तरफ कर लें, ये जो हमारे पास गेज सिमेट्रीज हैं, लाइक वीक इंटरेक्शंस की, या QCD की, वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज हैं। U1 जिनको हम SU2 या SU3 सिमेट्रीज कहते हैं, उनका स्पेस टाइम से या स्पेस इवन हमारी आम स्पेस से भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो इंटरनल सिमेट्रीज हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह की सिमेट्री से हमारा वास्ता पड़ता है, उसी तरह का ग्रुप बनता है, और फिर ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो अगर एक स्क्वायर है या एक ट्रायंगल है, उनकी सिमेट्रीज चूँकि बस स्पेस पे डिपेंड कर रही हैं, तो फिर उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं या उनसे रिलेटेड जो मैट्रिसेस होंगे, वो सिर्फ स्पेस पे डिपेंड करेंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में चूँकि हमारे पास जो सिमेट्रीज हैं वो स्पेस टाइम सिमेट्रीज हैं, राइट। तो फिर उनकी जो लॉरेंस ग्रुप जो फॉर्म होगा, जो उन सिमेट्रीज को डिस्क्राइब करेगा, वो भी स्पेस टाइम डिपेंडेंट ग्रुप होगा। और जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस होंगे, जो उन ट्रांसफॉर्मेशंस को जिनके अंडर फॉर एग्जांपल सर्टेन थिंग्स इनवेरिएंट रहती हैं, वो फिर स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, राइट। हमें मालूम है कि अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्स स्क्वायर है, या जिसे हम एक्स म्यू कहते हैं, या सिंपली आई मीन एक्स स्क्वायर, दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इनवेरिएंट रहता है। फोर डायमेंशनल जो डिस्टेंस है वो इनवेरिएंट रहता है, ठीक है। तो वो तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस मिलके एक ग्रुप फॉर्म करती हैं, जिसको हम लॉरेंस ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको थोड़ी सी बात इससे क्लियर हुई होगी कि स्पेस डिपेंडेंट Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन या स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन या इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो जैसी सिमेट्री है उससे रिलेटेड फिर उसके ऊपर बेस करते हुए ग्रुप होता है। क्योंकि ग्रुप्स जो हैं वो सिमेट्रीज को ही तो हमें बताते हैं ना, उन्हीं को तो डिस्क्राइब करते हैं। उनकी मैथमेटिकल समझें कि रेसिपी होती है कि वो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हैं, उन्हें हम मैथमेटिकली तौर पे कैसे समझेंगे। तो फिर उनको समझने का, फिर आपने ग्रुप किया, ग्रुप फॉर्म हुआ, तो ग्रुप कैसे फॉर्म होगा, ग्रुप के एलिमेंट्स होने चाहिए ना,
ताकि आप वो सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो ये है। सर इसके अलावा आप हमें मतलब लास्ट लेक्चर में आप स्पेन के साथ जो है एक और मतलब स्पेन और प्रोजेक्शन दो चीजें आप यूज कर रहे थे। क्या 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 कह रहा था मैं? सर आप स्पिन कह रहे थे और एक एम एस, ये एक ओ एस स्पिन। एम, हाँ हाँ हाँ, देखिए आप, प्रोजेक्शन कभी नहीं पढ़ा, हमें इसके बारे में नहीं पता कुछ। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह कभी भी नहीं पढ़ी है? हैं? तो प्रोजेक्शन का हमें नहीं पता। प्रोजेक्शन स्पिन पता है लेकिन प्रोजेक्शन नहीं पता। नहीं नहीं, स्पिन क्वांटम नंबर पता। हाँ तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं, और अच्छा आप लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में तो पता होगा ना? हैं? जैसे जो आपने भी बताए वही मतलब होते हैं ना, नहीं तो जैसे स्पिन, एक सेकंड, एनर्जी, मैं ज़रा मोमेंटम। वन नोट खोलता हूँ। देखिए आपने छोटी क्लासेस में, इवन जब आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी शुरू की होगी, या छोटी, या आई थिंक मैट्रिक क्लासेस में अब जो ये हाइड्रोजन एटम वगैरह पढ़ा देते हैं, आपको पता होगा कि हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे एन कहलाता है, इसको जो कि होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, राइट। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल, सॉरी ये कुछ मेरा हाथ लग रहा है, ये हिला जाए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फिर एक होता है स्मॉल एल, ये क्या होता है? इसे हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं, ऐसे ही होता है ना, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मोमेंटम, और फिर इसके बाद क्वांटम नंबर, राइट। और आपको पता है कि इसके दरमियान रिलेशन ये होता है एल और एन के दरमियान, कि ये एल की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली एन माइनस वन होती है। यानी कि अगर लेट्स से अगर एन इक्वल्स टू वन स्टेट है, राइट, तो एल की वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि हम एस स्टेट में होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है जो कहलाती है एम एल, ठीक है। एम एल क्या चीज़ है? एम एल को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये एम एल की जो 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 बेसिकली वैल्यूज़ होती हैं वो हम कह सकते हैं कि 12+1 होती हैं। यानी कि जो भी एल की वैल्यू है वो माइनस एल से लेके इंक्लूडिंग ज़ीरो टू प्लस एल होती है इसकी वैल्यू, सिंपल, ठीक है। तो एम एल दरअसल क्या चीज़ है? ये प्रोजेक्शन ही तो हैं, जिस तरह, क्योंकि ये जो एंगुलर मोमेंटम है जो है इसके, ये बुनियादी तौर पर वेक्टर की तरह बिहेव करता है। हमने छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा इसको हम स्मॉल एल में लिखते हैं, लेकिन जब आप थोड़े से ऊपर क्लासेस में आते हैं तो आप पता चलता है कि हम उसको अगर हम जब उसको एंगुलर मोमेंटम ले रहे होते हैं तो हम उसको कैपिटल एल से लिख देते हैं, राइट। आप चाहें तो इसको आप एल एक्स, एल वाई और एल जेड के तौर पे भी ले सकते हैं। तो ये मिल के जिस तरह हमारे पास एक वेक्टर होता है, राइट, तो ये एग्जैक्टली इसी तरह से ये एल एक्स, एल वाई और एल जेड जो है वो एक वेक्टर बनाते हैं। आप यहाँ पे आई जे के वगैरह इस तरह डालते हैं, राइट। तो ये जो एम होते हैं ये इनके प्रोजेक्शंस होते हैं। नॉर्मली हम इस तरह एम को एल एक्स के साथ वगैरह नहीं लिखते, लेकिन जब हम इस तरह की जो फॉर एग्जांपल डायग्राम्स बनाते हैं, जो मैंने आपको उसके अंदर जो केनेथ एंड क्रेन के अंदर भी मैंने आपको क्या दिखाई थी, कि अगर ये हमारे पास एल है, राइट, तो ये, और ये अगर फॉर एग्जांपल जेड डायरेक्शन है, तो जो एम की वैल्यूज़ होंगी वो बेसिकली इस चीज़ को ज़ाहिर कर रही होंगी। इसी तरह, और चूँकि यहाँ पर अगर एल इक्वल्स टू वन है, तो लाजमी तौर पे वो एम एल की फिर एक वैल्यू नहीं होगी, वो फिर दो वैल्यूज़ होंगी। ये एम एल जो है वो या तो ये वैल्यू
मैं ले रहा होगा, सॉरी, और ये नीचे की तरफ है, ये ख्याल रखिएगा, ये इस प्लेन के अंदर नहीं है, ये ऐसा है, लेट मी शो यू लाइक दिस, ठीक है। तो ये अगर L था तो ये ml है +1 के साथ, और ये ml जो है ये -ml है, यानी कि राइट। और ये हमारे पास जो है वो z डायरेक्शन, और ये L है, ये ml, और ये प्लस में, और ये है हमारे पास वैल्यू माइनस में। फिर इसी तरीके से जैसे जैसे L की वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, उसकी प्रोजेक्शंस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि L=1 है, तो ml की 2 वैल्यूज़ होंगी, बेसिकली 3 वैल्यूज़ होंगी, -1, 0 और 1, राइट, क्योंकि 0 मैंने कहा था ना इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसी तरीके से अगर L=2 है तो आपके पास ml की वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होंगी, -2, -1, 0, +1 और +2, ये 5 वैल्यूज़ हो जाएंगी। यानी कि मैंने ये वाला मैं वेक्टर भूल गया था, तो ये यहाँ पर ml की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एनालॉगसली, अच्छा एंगुलर मोमेंटम में तो ये ऐसा है कि L की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 3 होगा तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर ये 5 है तो फिर 7 हो जाएंगे, अगर L की वैल्यू 4 होगी तो फिर 9 हो जाएंगी, ठीक है ना। इसमें इसी तरीके से उसमें जो है प्रोजेक्शन में इजाफा होता जाएगा। बट फॉर स्पिन क्योंकि स्पिन भी एंगुलर मोमेंटम ही है ना, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, तो हम बजाय उसको L को उसको हम S कहते हैं, ठीक है। और इसके भी तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, एस एक्स, एस वाई, एन एस जेड। तो बिल्कुल इसी अच्छा, लेकिन इसके अंदर ये बात है कि स्पिन के में हमें मालूम है कि अगर हम फर्मियंस की, आम फर्मियंस की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर जितनी फर्मियंस हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन हैं फॉर एग्जांपल, उन सब की स्पिन जो है वो हाफ एच कट है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात है कि आम एंगुलर मोमेंटम में ज़ीरो भी काउंट होती है, लेकिन जब हम एमएस की स्पिन की बात करते हैं तो उसमें और ये चूँकि फर्मियंस हैं, फर्मियन की स्पिन जो है वो इंटीजर मल्टीपल नहीं हो सकती, वो सिर्फ जो हाफ इंटीजर मल्टीपल है सिर्फ वही होती हैं। तो हमारे पास एमएस की वैल्यूज सिर्फ 2 ही आ सकती हैं, अगर ये हाफ है तो ये प्लस माइनस हाफ होगी, ठीक है। अगर बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास स्पिन अगर 3/2 होगी तो वो उसकी जो हमारे पास एम एस की वैल्यू होंगी वो -3/2, आई मीन +-3/2 जो हो सकती हैं, क्योंकि ये इस तरह की चीज़, ये आम एंगुलर मोमेंटम से ज़रा सी हटके चीज़ है, तो ये ख्याल रखिएगा, राइट। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के जो प्रोजेक्शन है, यानी कि वो अप हो सकता है, हाफ कह दिया हमने, हाफ एच कट, या फिर वो डाउन हो सकता है तो हमने उसको -हाफ एच कट कह दिया। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल ग्रेविटॉन की ग्रेविटिनो की बात करें, जो कि सुपरसिमेट्रिक पार्टनर है ग्रेविटॉन का, उसकी जो स्पिन है वो 3/2, अभी ये मिला नहीं है लेकिन लोगों का ख्याल है कि शायद मिल जाए, तो उसमें जो एम एस की वैल्यू है वो -3/2, यानी कि +-3/2 होगी। तो वहाँ पर अप का मतलब +3/2 होगा ऑफ एच का, और डाउन का मतलब -3/2 ऑफ एच का होगा, ये ख्याल रखिएगा। एक बात और क्लियर कर लें, ये जो अप और डाउन है इसको आप इमेजिन कर सकते हैं एज ए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये ऐसे ही है और कुछ नहीं है। मतलब आप अपने राइट हैंड लें और अपनी उंगलियों को कर्ल कर लें, आपका अंगूठा ऊपर की तरफ है, लेट्स कॉल इट सर, यस। अगर स्पिन 0 होगी तो प्रोजेक्शन नहीं है, स्पिन जीरो का मतलब है कि इट हैज़ नो प्रोजेक्शन, इट इज़ प्योर यस। स्केलर, इट इज़ स्केलर लाइक हिग्स फील्ड। ये जो फर्मियंस है ना, दे आर कॉल्ड एज स्पिनर, अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन स्पिनर। ठीक, देखिए यस सर। ये जो हम आज ये बात कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए स्पिन भी सम हाउ स्पेस टाइम सिमेट्रीज का आगे जाके हिस्सा बन जाती हैं, बट इन ए वेरी क्या कहना चाहिए, एक एक सटल तरीके से।
तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं, देखिए स्केलर्स एक अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं, वेक्टर्स अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं, और इसी तरीके से जो फर्मियॉन्स हैं, ख़ासतौर पर अगर हम स्पिन हाफ पार्टिकल्स की बात करें तो उनका ट्रांसफॉर्म होने का तरीका अलग है, और जो स्पिन टू पार्टिकल्स हैं लाइक ग्रेविटॉन, उनका उनका ट्रांसफॉर्म होने का तरीका डिफरेंट है। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अंडर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सेटल डाउन होती हैं। अच्छा, ये चीज़ें अभी फ़िलहाल आपको नहीं पढ़ाई जा सकती, ये जब हम क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो जिसका पहला ही कोर्स होता है, तो जहाँ हमारा वास्ता बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ पढ़ना शुरू होता है कि फील्ड्स क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं हैं, तो और जहाँ आप ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ फिर हमें ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ती हैं कि ये जो पार्टिकल जिन्हें हम कह रहे हैं, जैसे मैंने एक दफ़ा कहा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कुछ भी नहीं हैं, वो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द लॉरेंस ग्रुप के अंडर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये ख्याल रखिएगा कि सर ये जो स्पिन्स हैं ये इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चेंज नहीं हो सकती, उन्हें आप किसी सूरत भी चेंज नहीं कर सकते, राइट। जिस तरह आपका डीएनए है ना वो सेम है, मतलब आपके फिंगरप्रिंट्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते, तो बिल्कुल इसी तरह पार्टिकल्स पहचाने जाते हैं अपनी स्पिन से, तो वो स्पिन कभी खो नहीं सकते, वो स्पिन खोने का मतलब वो पार्टिकल ही ख़त्म हो गया, राइट। तो ये ख्याल रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन का मैग्नीट्यूड की बात करें तो हाफ एच कट है, और अगर आप उसके प्रोजेक्शंस की बात करेंगे तो वो हाफ प्लस हाफ एच कट और माइनस हाफ एच कट होगा। इसी तरह अगर कोई हायर स्पिन पार्टिकल है लाइक ग्रेविटिनो, जिसकी 3/2 स्पिन हो सकती है, मिला नहीं है ये हमें, तो वो ऐसी सूरत में +3/2 उसकी स्पिन होगी या -3/2 ऑफ एच कट उसकी स्पिन हो सकती है। इसके अलावा कुछ नहीं होगी, क्योंकि इसके अलावा जो भी कुछ होगा फिर वो पार्टिकल अपनी अपनी जो आइडेंटिटी है ना वो खो देगा। स्पिन इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज जिसके ज़रिए से पार्टिकल पहचाना जाता है। इलेक्ट्रॉन और सेलेक्ट्रॉन में जो फ़र्क है वो एग्जैक्टली यही है। सुपरसिमेट्री हमें ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन का सुपर पार्टनर है इट विल बी it will have the same properties, exactly same properties, but with one difference, and that is the difference of the spin. उसकी स्पिन बोसोनिक स्पिन होगी, 0 या 1 हो सकती है, बट मोस्ट लाइकली 0 होगी फॉर सम टेक्निकल रीज़न, वो 0 हो सकती है। तो सिलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में जो फ़र्क है बुनियादी तौर पर वो उसके स्पिन का है। बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे बात कर रहा हूँ, अगर हम सर सुपरसिमेट्री कॉन्टैक्ट मान रहे हैं तो। यस। जैसे आपने आइसोस्पेस के बारे में पढ़ाया था पहले, सर यस। आइसोस्पेस और इंटरनल इंटरनल स्पेस के बारे में बता दें थोड़ा। सर देखिए सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन हम जीरो कर सकते हैं? नहीं, मैंने अभी बताया आपको इंटरनल। सर अगर फॉर एग्जांपल हम्म, हमारे पास लेट सपोज एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन प्लस हाफ है, तो और आप हमने उसी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन पुट देखो, किया जिसका स्पिन हमने माइनस हाफ किया, तो अभी आपने क्या, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो वो किस चीज़ की स्पिन जीरो होगी, इलेक्ट्रॉन की या के ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की या के या के ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। तुमने तो खुद ही तो कह रहे हो ना कि तुम ऑर्बिटल की स्पिन स्पिन जीरो कर रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन की तो नहीं कर रहे ना। खुद ही कह रहे हो कि एक स्पिन अप है और एक स्पिन डाउन है, हैं? सर फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं अगर मैं 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 इलेक्ट्रॉन का आपको, स्पिन स्टॉप करना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, करना होगा मुझे? जी नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट। पहली बात तो आपको समझ में, जब आप समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर कैसे रहा है फिर आप स्टॉप करेंगे ना। वो कोई लट्टू की तरह थोड़ी घूम रहा है कि आपने जाके उंगली रख दी कि अब नहीं घूमेगा। सर इसको हम एक फील्ड के थ्रू तो स्टॉप कर सकते हैं ना, जस्ट लाइक करके देख लो। फॉर एग्जांपल। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये पार्टिकल की जो स्पिन है वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते किसी सूरत में, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको इसकी स्पिन के साथ खेलने के लिए इसको पहले समझना पड़ेगा, एंड वी हैव नो
क्लासिकल एनालॉग ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल स्पिन, कोई एनालॉग नहीं है। आप बचपन में दिल लगी के लिए, खुश करना होने के लिए समझ लेते हैं कि वो स्पिनिंग टॉप है, घूमता हुआ लट्टू है। ओके फाइन। वो जो मैंने आपके साथ नोट शेयर किए हैं उसमें एक सिंपल कैलकुलेशन दी हुई है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक स्पिनिंग टॉप मान लें तो उसकी जो जो उसकी स्पिनिंग स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज़्यादा निकलती है ना। आपने वो देखी होगी एग्जाम्पल। अगर इस तरह के इतने हाईली स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, जिस तरह हम समझ रहे हैं आम उसको, अगर स्प्रिंग टॉप लेके उसको अगर आप स्पेस टाइम में रख दें और करोड़ों खरबों हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, ऐसे की कैसे कर देंगे स्पेस टाइम के अंदर जो है ना वो भौचाल आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, मेरे ख्याल से उस आखिरी बात के बाद आपकी सारी उम्मीदें मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएंगी, और वो इस वजह से कि एक आम ऑब्जेक्ट जो है जैसे लट्टू है फॉर एग्जांपल, अगर वो जब घूमता है तो वो 360 डिग्रीज पे फुल रोटेशन हो जाती है ना उसकी। मेरे ख्याल से यस सर। मेरी इन्हें जो लेक्चर्स हैं उसमें कुछ कैलकुलेशन शेयर हुई भी हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ जब 360 डिग्रीज पे घूमती है तो वो हाफ रोटेशन होती है, फुल रोटेशन नहीं होती, ये ख्याल रखिएगा। फर्मियन जो हैं जब वो फुल रोटेशन पे जाते हैं तो 720 डिग्रीज, जो आम जिंदगी का हमारा 720 डिग्रीज है, उस पर फर्मियन की फुल रोटेशन होती है। बोसॉन तो ठीक है, वो 360 डिग्रीज पे घूम के वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, फर्मियन ऐसा नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हमें उनकी रोटेशंस को अपनी आम रोटेशन जिन्हें हम आम ज़िंदगी में देख रहे होते हैं उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, परेशानी होगी, यू विल बी मिसलीडेड। समझ आई? यस सर। So you cannot play with the spin of any particle because nature has assigned it. ये ऐसा ही आप कहें कि मैं इलेक्ट्रॉन का रेस मैस 0.5 के बजाय 10 GeV कर दूं, यू कैन नॉट। उसकी टोटल एनर्जी आप कर सकते हैं, आप उसको एक्सेलरेट कर दें फॉर एग्जांपल, वो फिर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि वाकई में 10 GeV तक लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी से आ रही होगी। आपने देखा कि मैंने उसका मैस नहीं बढ़ाया, मैंने बहुत केयरफुली आपसे बात कही है कि उसकी टोटल एनर्जी बढ़ा देंगे, क्योंकि ये बहुत टेक्निकली और बहुत फाइन चीज़ें हैं कि हम समझते हैं कि भाई जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है कि पार्टिकल का मैस बढ़ना शुरू हो गया। मैस नहीं बढ़ता है, उसकी टोटल एनर्जी बढ़ती है, ये ख्याल रखिएगा। सर जी सर आइसोस्पिन और आइसोस्पिन और इंटरनल स्पेस के बारे में बता दें थोड़ा। देखिए, जो सर अ, अगर मैं इनके सवाल के जवाब दे दूं, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा था उससे बहुत डिफरेंट था। देखिए, जो आइसो स्पिन है, जैसे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया आइसो, आइसो मीन्स सिमिलर। आइसो स्पिन का मतलब हुआ कि सिमिलर टू स्पिन। तो जब लोगों ने जैसे हाइजेनबर्ग वगैरह ने सबसे पहले ये देखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैसेज में बहुत कम फ़र्क है, ठीक है, हार्डली एमईवी का भी नहीं है फ़र्क, या हार्डली एक आध एमईवी का फ़र्क होगा। तो उसने सबसे पहले ये साइंटिस्ट ने सोचा कि इसमें ऐसा करते हैं कि हम ये कहें कि प्रोटॉन जो है वो स्पिन अप पार्टिकल है, और जो न्यूट्रॉन जो है वो स्पिन डाउन पार्टिकल है, और इनको कंबाइन करके उसने वर्ड इस्तेमाल किया न्यूक्लियन का, शायद आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा हो, सर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपने आगे बताया है। हाँ, तो न्यूक्लियन में अगर ऐसे हों कि जिनका स्पिन अप हो तो हम उन्हें प्रोटॉन कहेंगे, और अगर उनकी स्पिन डाउन हो तो हम उन्हें न्यूट्रॉन कहेंगे। अच्छा, हमें मालूम है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम सिमेट्री हमने एक इंटरनल सिमेट्री डिफाइन कर ली। इंटरनल का देखिए मतलब ये है कि उसका आम हमारी स्पेस टाइम से, आम सिमेट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने ये मैथमेटिकल सिमेट्री आपने दिमाग में सोच ली, ठीक है ना। और फिर जब ये अप क्वार्क और ये सारे मतलब चार्म क्वार्क, सॉरी स्ट्रेंज क्वार्क वगैरह मिलने शुरू हुए, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने उनको भी आइसोस्पिन जो है वो असाइन कर दिया। उन्होंने कहा अप को कह दिया कि अप है, डाउन को कह दिया कि वो डेट से वो प्लस हाफ है तो वो माइनस हाफ है, और स्ट्रेंज को उन्होंने ज़ीरो कर दिया, और बाकी सारे क्वार्क्स को उन्होंने असाइन नहीं की। और जस्ट इस असाइनमेंट के ज़रिए से उन्होंने बहुत सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि
और मतलब हायर जो क्वार्क्स हैं उनमें आइसोस्पिन इज़ नॉट अ गुड टूल, हमें फिर कुछ और फ्लेवर सिमेट्रीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो ये जो आइसोस्पिन का जो खेल है वो सिर्फ फर्स्ट 3 क्वार्क्स जो मिले हैं उन तक है, और आप उनको SU2 सिमेट्रीज के ज़रिए से आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। आगे के क्वार्क्स के लिए फिर आपको हायर ग्रुप लाइक SU6 फ्लेवर सिमेट्री की तरफ जो है वो आपको जाना पड़ता है। तो ये जो गेज सिमेट्रीज हैं जैसे SU2 या SU3, ये सारी इंटरनल सिमेट्रीज हैं, इनका आम हमारी ज़िंदगी की जो स्पेस है, स्पेस टाइम है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये कोई ट्रायंगल टाइप के नहीं है, स्क्वायर टाइप के नहीं हैं। आपने एक सर उनमें हाँ उनमें कोऑर्डिनेट मतलब XY कोऑर्डिनेट्स भी नहीं है, XYZ, वो देखिए, एक सिंपल। नहीं देखिए, आप अपने तौर पे डिफाइन कर सकते हैं ना, उस स्पेस के अंदर XYZ होंगे फॉर एग्जांपल, सो व्हाट, लेकिन वो XYZ ये वाले XYZ नहीं होंगे। देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, एक बुक कीपिंग का तरीका है ना, कि पॉइंट कहाँ पे है, अब वो आपने बस बता दिया। इसी तरह अगर आपके पास एक आइसोस्पिन वेक्टर है तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे ना, SX, SY, SZ फॉर एग्जांपल, तो बस हैं कंपोनेंट हैं। वो वेक्टर है तो आइसोस्पिन स्पेस में है, उसके कंपोनेंट भी आइसोस्पिन स्पेस में है, उसकी XYZ भी आइसोस्पिन स्पेस की है, आम स्पेस से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। ये पॉइंट है। मतलब जैसे पायोन है, वो उन्होंने कहा कि पायोन दरअसल एक एक आइसोस्पिन में एक वेक्टर टाइप की चीज़ है, और उसके 3 कंपोनेंट हैं, पाई प्लस, पाई नॉट और पाई माइनस, जिसको आप ट्रिपलेट कहती हैं। ओके सर। सर टाइम खत्म होने वाला है सर। आपने आगे पैरिटी के बारे में पढ़ाया था, उसमें आप सर मिरर इमेज के बारे में बता रहे हाँ थे हाँ, मिरर इमेज, यस। सर। व्हाई डू वी केयर अबाउट मिरर इमेज? आह, वी 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 मस्ट क्योंकि होता ये है कि हमारे लॉज ऑफ फिज़िक्स जो हैं वो मिरर सिमेट्रीज उनमें होनी चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपके एक आप एक फिज़िकल इवेंट होता हुआ देखती हैं, और सामने अगर आपके मिरर हो, तो वो इवेंट आपको मिरर में होता हुआ दिखाई दे, तो आपको कोई अचंभा नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ होगा, राइट। लेकिन बाज़ फिज़िकल चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे हम वीक इंटरेक्शन कहते हैं, वो मिरर सिमेट्रीज को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा याद रखिएगा, ये जो पैरिटी है ये महज मिरर सिमेट्री नहीं है, इसमें आप तीनों को आज वो एक और आपकी फेलो होती हैं, वो नहीं आई, उन्होंने मुझसे इस पर काफ़ी डिस्कस किया था कि ये महज जिसे हम कहते हैं ना इमेज, मिरर इमेज, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यानी कि हम जो पैरिटी की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ यही नहीं हो रहा पैरिटी कि x goes to minus x और y goes to minus y, but this is also important कि z goes to minus z, क्योंकि 2 डायमेंशन में रोटेशन में, यानी कि आप रिफ्लेक्शन में और पैरिटी में फ़र्क है, ये ख्याल रखिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। 2 डायमेंशन में रिफ्लेक्शन और पैरिटी में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि हमारी जो डायमेंशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रही हैं। यानी कि हमारे, और मैं बात कर रहा हूँ स्पेस की, इसमें टाइम शामिल नहीं कर रहा हूँ। अगर हम सिर्फ 2 डायमेंशन में हों, राइट, तो उसमें पैरिटी और रिफ्लेक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर वीक इंटरेक्शन भी फाइन होंगे। लेकिन जब हम पैरिटी की बात करें, यानी कि 3 डायमेंशन में आएंगे जहाँ पर हमारे पास जेड भी आ जाएगा, तो फिर z गोज़ टू माइनस जेड का मतलब पैरिटी होगा। अगर आपने z को रखते हुए z तो पॉजिटिव ही रहा और आपने x को माइनस x, y को माइनस y से रिप्लेस कर दिया, तो वो रिफ्लेक्शन तो होगी, पैरिटी नहीं होगी, राइट। तो जो ज़्यादा यस सर। इंपॉर्टेंट चीज़ है वो महज रिफ्लेक्शन नहीं है। वी वांट टू सी फिजिक्स इनवेरिएंट अंडर पैरिटी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वन ऑफ द रीज़न के, मतलब हम ये कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स में मैटर मौजूद है। आई मीन हाउ डू वी नो, इसलिए कि अगर एंटी मैटर होता तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ मिलकर एनालाइट कर रहे होते। तो लगता है ये कि डोमिनेंटली हमारे पास एक ही तरह का मैटर है। अब आप उसको चाहे इलेक्ट्रॉन को आप मैटर कह लेंगे, एंटी मैटर कह लेंगे, तो हमारी चॉइस है ना, क्योंकि मैटर और एंटी मैटर एक ही तरह की चीज़ें, एग्जैक्टली सेम मैस, सेम चार्ज, सेम स्पिन, सॉरी हाँ चार्जेस का फ़र्क है,
बाकी स्पिन मैस वगैरह सब बराबर हैं। तो फिर अगर ऐसे ही है तो हमारी तो इक्वेशंस जो हैं वो तो इनवेरिएंट हैं, उनमें तो वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में फ़र्क नहीं करती, तो फिर हमारे यूनिवर्स में एक तरह का मैटर क्यों है? तो लोगों का ख्याल है कि अंदर अर्ली फेज ऑफ द यूनिवर्स में क्या हुआ है कि सीपी वायोलेशन हुई है। चार्ज, यानी कि इसको ये चार्ज एंड ये पी स्टैंड फॉर द पैरिटी, ये सीपी सिमेट्री कहलाती है। यानी कि आपने पहले पैरिटी ऑपरेटर लगाया किसी स्टेट पे और फिर उसको चार्ज कॉन्जुगेट किया, ठीक है। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन को उठा के माइनस एक्स वाई जेड से उठा के माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड पे ले गए, फिर आपने इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया उसके एंटी पार्टिकल से, यानी कि ई माइनस से ई प्लस से, और फिर देखा कि क्या फिजिक्स सेम है कि नहीं। तो पता ये चलता है कि वीक इंट्रैक्शन इस सिमेट्री को सेटिस्फाई नहीं करते, एंड दैट माइट बी द की टू एक्सप्लेन इट कि इन द अर्ली फेज ऑफ द यूनिवर्स में ये जो जिस जिस रेट से पार्टिकल डिके करते हैं, जिस रेट से एंटी पार्टिकल डिके करते हैं, उनमें ज़रा सा फ़र्क आया है। वो ज़रा से फ़र्क ने ये सारा कुछ धंधा पैदा किया है।